केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर लोकसभा में चर्चा का दिया जवाब। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और विकसित भारत के लक्ष्यों पर सरकार का फोकस। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक तथा झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित। सदन में लोकहित के मुद्दों की गूंज। बाबूलाल ने टेंडर आवंटन प्रक्रिया पर सरकार को घेरा। जवाबदेही तय कर पारदर्शिता की मांग। बोले करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। और चतरा में हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पलामू एसीबी की टीम ने गढ़वा के रमना प्रखंड के मनरेगा बीपीओ को 12,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा। नमस्कार, प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला। और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर लोकसभा में भी चर्चा का आज जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि जन आकांक्षाओं और साल 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वित्त विधेयक में प्रावधान किए गए हैं। करदाताओं को राहत देने के लिए भी इसमें पहल हुई है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस समेत अन्य विषयों पर भी सरकार का फोकस है ताकि विकास को गति दी जा सके। The goal that the Honorable Prime Minister has given us towards a Vikasit Bharat by 2047, which is hardly 22 years from now. So, we have done a lot of major steps through this finance bill. It's actually a bill which aims to provide tax certainty. It rationalizes a lot of provisions which are towards ease of doing business and also provides unprecedented tax relief in honor of the taxpayers of this country. सांसद विष्णु दयाल राम ने लोकसभा में पलामू संसदीय क्षेत्र में पर्यटन विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने चैनपुर प्रखंड के भगंडी गांव स्थित राधा कृष्ण मंदिर को प्रमुख तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने एवं राधा कृष्ण महोत्सव आयोजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने का मुद्दा उठाया। पलामू सांसद ने कहा कि ये मंदिर इस क्षेत्र के लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ है। यहाँ भी बंशीधर राजकीय महोत्सव की तर्ज पर महोत्सव का आयोजन कराया जाना चाहिए। इस स्थल को श्री बंशीधर नगर मंदिर से जोड़कर राधा कृष्ण धार्मिक पर्यटन सर्किट का हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। विधानसभा में आज कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक और झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। झारखंड संशोधन विधेयक को श्रम मंत्री संजय प्रसाद यादव ने पटल पर रखा, जिसे विधानसभा की मंजूरी मिल गई। वित्त सह संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने बताया कि झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक करदाताओं के हित में लाया गया है, जिस पर जीएसटी काउंसिल की अनुशंसा भी प्राप्त है। द्वारा अनुशंसा प्राप्त है और भारत सरकार की भी यह इच्छा है कि यह संशोधन का प्रस्ताव केंद्र सरकार द्वारा पारित वित्त अधिनियम 2024 के समरूप है, जो संसद के दोनों सदनों से पारित होने के उपरांत अधिनियम बन चुका है। इसलिए ये एक संवैधानिक व्यवस्था है कि राज्य सरकार को भी अपने विधानसभा से ये पारित करना है। विधानसभा में आज भाजपा विधायक राज सिन्हा ने राज्य में भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई में शिथिलता बरतने का आरोप लगाया। प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन द्वारा संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर राज्य सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि भ्रष्ट पदाधिकारियों को संरक्षण दिया जा रहा है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि भ्रष्टाचार के मामले पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है। किसी भी दोषी को नहीं बख्शा जाएगा। भाई सदस्य तो इतना ही, अरे हाउस ये जानना चाहेंगे भाई इस प्रकार की जिस अफसर के ऊपर आरोप घटित हुआ तो कम से कम उसको तो वहां से निलंबित करिए, वहां से हटाइए उनको। इतना तो सरकार कर सकती है। अगर इतना भी सरकार नहीं कर रही है तो इसका मतलब ये होता है भ्रष्ट अफसरों को रद्द करके, और झारखंड में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, आप जीरो टॉलरेंस की आप बात करें, कैसे समाप्त करेंगे? भ्रष्टाचार के मामले में हेमंत सोरेन की सरकार जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है। मेरी बात सुन लीजिए। अब
सर, भारत के संविधान में नेचुरल जस्टिस का भी उल्लेख किया गया है। निलंबन कोई पनिशमेंट नहीं है, ट्रांसफर कोई पनिशमेंट नहीं है। माननीय मंत्री ने तो बहुत स्पष्ट कहा है कि 15 दिन का समय दीजिए, जो व्यवस्था कहेगा, व्यवस्था जो प्रावधान होगा, उसके आलोक में इन पदाधिकारियों के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। झामुमो विधायक हेमलाल मुर्मू ने आज सदन में जंगलों में लगने वाली आग की घटनाओं का मामला उठाते हुए इस दिशा में सरकार द्वारा की जा रही कार्रवाई के संबंध में पूछा। प्रभारी मंत्री कुमार ने कहा कि इस मुद्दे पर उनके पास कोई स्पष्ट आंकड़ा नहीं है। उन्होंने कहा कि महुआ के मौसम में जंगलों में लगने वाली आग से निपटने के लिए वन विभाग द्वारा पलामू टाइगर रिजर्व में हुए महुआ नेट का प्रयोग हुआ है। आने वाले समय में इस प्रयोग का विस्तार किया जाएगा। इस दौरान हेमलाल मुर्मू और मंत्री सुदीप कुमार में कुछ तल्खी भी दिखी। वन जीवन के लिए खतरा, विलुप्तप्राय सरीसृप जल चुके हैं। सरीसृप माने रेप्टाइल्स, सांप, बिच्छू, जी, ये जल चुके हैं। रेप्टाइल्स। मिट्टी का भी नुकसान हो रहा है महोदय। सखुआ का पेड़, जिसे हम लोग दतवन के लिए तोड़ते हैं, और जो पेड़ होता है सखुआ का छोटा, वो भी जल के खत्म हो जाता है और इसके वजह से बहुत बड़ा क्षति होता है। लेकिन वन विभाग को किसी भी प्रकार का कोई जानकारी नहीं, सिर्फ इसका जवाब वो हमको दे दें। जो जंगल के घने इलाके हैं वहां पर सामान्य तौर पर आग लगने की घटनाएं नहीं होती हैं। आग लगने की घटनाएं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट में होती हैं, उन इलाकों में होती हैं जहां आबादी सटी हुई हो, और खास करके हमारे यहाँ आग लगने की घटनाओं के पीछे महुआ के मौसम का बड़ा योगदान होता है। महुआ चुनने के लिए जंगल को साफ किया जाता है और जंगल को साफ करने के दरमियान लगी हुई आग निश्चित रूप से जंगल को कुछ नुकसान पहुंचाती है। लेकिन ऐसा कोई अध्ययन नहीं हुआ है कि कितने सरीसृप, कितने जंगली जानवर इस आग की चपेट में आए हैं, इसलिए विभाग के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। रांची के जेएससी स्टेडियम मुख्यमंत्री एकादश और विधानसभा अध्यक्ष एकादश के बीच कल मैत्री क्रिकेट मैच खेला जाएगा। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने आज सदन में इस बात की जानकारी दी। विधायक नीरा यादव द्वारा महिलाओं के लिए भी खेल आयोजित करने की मांग पर विधानसभा अध्यक्ष ने खेल मंत्री को महिला मंत्रियों और विधायकों के लिए बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित करने का निर्देश दिया। स्पीकर एकादश, अध्यक्ष एकादश, और उसमें दोनों का प्लेयर लिस्ट हमारे पास आ गया है। महिलाओं के लिए कोई सूचना ही नहीं दी अध्यक्ष महोदय। नहीं, महिला के लिए एक अलग हम लोग महोदय, हम लोग भी महिला के लिए अध्यक्ष महोदय, माननीय खेल मंत्री, हम लोग 12 महिला है खेल। माननीय खेल मंत्री सर, आप कृपया हमारे माननीय महिला सदस्य जो हैं उनके लिए उसी दिन उसी समय जी बैडमिंटन का अरेंजमेंट कर दीजिए। नेता प्रतिपक्ष और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया है कि राज्य में सरकारी टेंडर आवंटन प्रक्रिया में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। श्री मरांडी ने कहा कि महालेखाकार की जांच में ये सामने आया है कि पेयजल स्वच्छता, ग्रामीण कार्य विकास, गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन जैसे दर्जनों विभागों में एक ही आईपी एड्रेस से टेंडर भरे गए, जिससे स्पष्ट है कि ठेके पहले से ही तय होते हैं। करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपों में इंजीनियर, अधिकारी से लेकर मंत्री तक जेल की सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। ये स्थिति न केवल प्रदेश के विकास में बाधक बन रही है, बल्कि झारखंड की छवि भी खराब कर रही है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण का मुद्दा गर्मा गया है। पूर्व मंत्री सीपी सिंह और एनडीए के अन्य विधायकों ने आरोप लगाया है कि सरकार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है। भाजपा विधायक नीरा यादव ने सरकार पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाया। वहीं विधायक जयराम महतो ने युवाओं के रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेरा। और उसमें लिखा था कि जो पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण। अरे भैया, आपका खाली यहाँ से पास करा देने के भेज देने से हो जाता है क्या? ये तो इस पर भी राजनीति खेलते हैं ना। मैं ये कहूँगा कि राजनीति का खेल मत खेलिए, पिछड़ों को 27% आरक्षण दीजिए। अभी बोल रही इनका तो कि राहुल गांधी का भी
राहुल गांधी शुरू से जब यहाँ दौरा में आते हैं वो बोलते हैं कि जातिगत जनगणना होगा, जातिगत, उनका सरकार है, कोई रोका थोड़ी है। आज कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का भी बयान आया कि जातिगत जनगणना होगा, शुरू करवा। इतना घटिया सोलर पंप सेट दिया जा रहा है, जो दिखाया गया वो नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल कमजोर और घटिया किस्म का दिया जा रहा है, जिसको कि किसान लेने से भी मना कर रहे हैं। क्या बात है कि भाई ऐसी एजेंसी को दी गई है, ऐसी कंपनी को दी गई है कि उसको कमीशन ज्यादा मिलेगा, किसानों को दिखाया कुछ और जाता है और दिया कुछ और जाता है। तो ये कहीं ना कहीं झारखंड के युवाओं के साथ, झारखंड के युवाओं के सपनों के साथ राज्य की सरकार खिलवाड़ कर रही है। लोक जनशक्ति पार्टी की बैठक झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इसमें राज्य के सभी जिलों के कार्यकर्ता एवं पार्टी के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक को संबोधित करते हुए लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि हमने एक सीट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी भाजपा के साथ है और आगे भी रहेगी। लोक जनशक्ति पार्टी झारखंड में एक सीट जीता है, एक सीट जीता नहीं है, मतलब एक सीट मिला था, एक सीट लड़े और एक सीट जीते। इसलिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में जनहित के 16 प्रस्ताव पर मुहर लगी। कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने पत्रकारों को कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के अनुरूप सहकर्मियों की सेवा नियमित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एक अहम फैसले में मैया सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन किया गया। आवेदक महिलाओं के आधार लिंक की बाध्यता को मार्च 2025 तक के लिए हटा लिया गया है। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय रांची द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में कुल 6 कर्मियों की सेवा संपुष्टि नियमितीकरण करने की स्वीकृति के संबंध में प्रस्ताव संख्या 4 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रस्ताव संख्या 5 वित्त विभाग से झारखंड इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के संबंध में मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर सहमति। प्रस्ताव संख्या 6 वित्त विभाग से वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट प्राक्कलन पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के आदिम जनजाति बहुल पहाड़िया गांव में बीते दिनों संदिग्ध बीमारी से 5 बच्चों की मौत हो गई। वहीं कई बीमार बच्चों का सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस मामले को लेकर विपक्ष राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहा है। साहिबगंज जिले के मंडरो प्रखंड क्षेत्र के बसहा पंचायत स्थित नागरबिठा आदिम जनजाति पहाड़िया गांव में एक सप्ताह के अंदर फाल्सीपेरम मलेरिया की चपेट में आने से 5 बच्चों की मौत हो गई है। वहीं कई बच्चे अभी भी अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार हैं। चारों बच्चों को बुखार है। फिलहाल गंभीर रूप से बीमार 4 बच्चों का इलाज सदर अस्पताल साहिबगंज में जारी है। सदर अस्पताल के शिशु रोग विशेषज्ञ फरोग हसन ने बताया कि सभी बच्चे फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रसित पाए गए हैं और सभी बच्चे फाल्सीपेरम मलेरिया से ग्रसित हैं। उसमें से 2 बच्चों को ब्लड की भी आवश्यकता है, जो हमने एडवाइस भी किया है, और बाकी 2 बच्चे को मलेरिया का जो ट्रीटमेंट होता है प्रोटोकॉल के हिसाब से उसको दिया जा रहा है। और बाकी कुछ जांचें भी भेजी गई है, उसके आधार पे चारों बच्चे का समुचित इलाज किया जाएगा। साहिबगंज के आदिम जनजाति पहाड़िया समुदाय सुदूरवर्ती पहाड़ी इलाकों में निवास करते हैं, जहां मूलभूत सुविधाएं मयस्सर नहीं हैं। सिविल सर्जन प्रवीण कुमार संथालिया ने भी माना है कि सुगम आवागमन के साधन न होने से एम्बुलेंस और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने में देर हो जाती है। डुमा में नहीं है कोई भी, वहाँ भी गए, वहाँ 1 केस पाए गए। बथान में 2 केस पाए गए
छोटा देवार में 0 नहीं है। देपानी पहाड़ में 5 केस पाए गए और ऊपर चतरा में 2 केस पाए गए। उन सभी लोग का ट्रीटमेंट किया जा रहा है, अभी सभी स्वस्थ हैं। 4 केस जो है सीरियस थे नगर बिट्ठा में, जिनको कि यहाँ लाके भर्ती किया गया है सदर अस्पताल में। वो कठिन इलाका है, वहाँ पर जाने आने की सुविधा नहीं है, सभी लोग पैदल जाके वहाँ पर ट्रीटमेंट दे रहे हैं। अभी मच्छरदानी का वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है एवं छिड़काव की भी व्यवस्था की गई है, सब जगह छिड़काव किया जा रहा है। इधर पहाड़िया समुदाय के 5 बच्चों की मौत पर प्रदेश में विपक्ष हमलावर है। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने मामले को लेकर कहा कि साहेबगंज राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्वाचन क्षेत्र का जिला है। जब वहां स्वास्थ्य सुविधा की ऐसी स्थिति है तो बाकी राज्य का क्या हाल होगा। मुख्यमंत्री के हाई प्रोफाइल निर्वाचन क्षेत्र वाले जिले से मामला जुड़ा होने के कारण बच्चों की मौत का मामला सुर्खियों में है और विपक्ष हमलावर है। डीडी न्यूज के लिए साहेबगंज से संजय कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में सुरक्षा बलों ने आज दंतेवाड़ा के बीजापुर और नारायणपुर सीमा क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान 3 नक्सलियों को ढेर कर दिया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में पिछले 80 दिनों में 100 नक्सली मुठभेड़ में मारे गए हैं, बरामद किए गए हैं। दंतेवाड़ा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में माओवादी विरोधी अभियान पर सुरक्षा बल की टीम निकली थी, जिसके बाद मुठभेड़ शुरू हुई। छत्तीसगढ़ में सिर्फ 80 दिनों में सुरक्षा बलों ने 100 माओवादियों को मार गिराया है, जिनमें से 91 बीजापुर में मारे गए हैं। पिछले साल बस्तर डिवीजन में 217 माओवादियों को मार गिराया गया था। बस्तर में साल 2024 में नक्सल मोर्चे पर अहम कामयाबी मिली। साल 2024 में फोर्स ने राज्य में कुल 217 नक्सलवादियों को मार गिराया। 879 नक्सली गिरफ्तार हुए, 1500 से ज्यादा ने आत्मसमर्पण किया। साथ ही नक्सलवादियों के पास भारी मात्रा में नक्सली सामान भी बरामद हुए, जिनमें 261 आईईडी, 888 डेटोनेटर, 1219 की संख्या में कारतूस भी बरामद हुए हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सबसे ज्यादा नक्सली मारे गए हैं। मोदी सरकार मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए सरकार ने कई कदम भी उठाए हैं। छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों के खिलाफ साल 2024 की तरह ही इस साल भी 2025 में भी नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को लगातार सफलता मिल रही है। गढ़वा स्थित बूढ़ा पहाड़ कभी नक्सलियों का सेफ जोन माना जाता था, लेकिन सरकार और सीआरपीएफ की कोशिशों से यहां की फिजा बदल चुकी है। क्षेत्र में सिविक एक्शन प्लान के तहत विकास और जन कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। गढ़वा जिले के बूढ़े पहाड़ पर कभी नक्सलियों के आतंक का साया था, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य से सटा ये इलाका पूरी तरह सुरक्षित है। सरकार और सीआरपीएफ जवानों की तत्परता से यहाँ मूलभूत सुविधाओं का विस्तार हुआ है, जिससे जीवन यापन सुलभ हो गया है। क्षेत्र में फिजा बदलने से व्यापारिक गतिविधियां भी बढ़ी हैं। तो बंधक बना कर रखा था, नक्सली वाले इधर करो उधर करो ये करो। हम लोग अस्थायी जिंदगी जी रहे हैं। इलेक्शन यहाँ हो रहा है, हर चीज यहाँ मिल जा रहा है, सुविधा, रोड हो गया, पानी का व्यवस्था हो जा रहा है, धीरे धीरे हर चीज होते जा रहा है। सीआरपीएफ की ओर से सिविक एक्शन प्लान के तहत स्थानीय लोगों को तमाम समुचित संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे जिंदगी ने रफ्तार पकड़ ली है और सभी खुश हैं। पहले पुंदा गाँव में तो रोड नहीं रहे, न कुछ स्कीम नहीं खुलत रहे। पार्टी को जैसे पार्टी हट लगता, अब तो तरी मनी देखा थी पूरा ठीक है। और बाजार तो बढ़िया शासन है गिलक। पहले दूर जाला पड़त रहे, बड़गर तक मंडल रेंग के पैदल जाला पड़त रहे। अब तक गाड़ी घोड़ा का साधन है, रोड है। बूढ़ा पहाड़ इलाके में सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा है। सर्च अभियान के दौरान कोई भी चीज उनकी नजर से नहीं छुपा है। जवानों ने नक्सलियों के नापाक मंसूबे पर पानी फेर 2 किलो आईईडी बरामद कर उसे नष्ट कर दिया। सीआरपीएफ 172 बटालियन के कमांडेंट नृपेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि सर्च ऑपरेशन के दौरान सफलता मिली है। बूढ़ा पहाड़ पर जो कंपनी है उनके द्वारा ऑपरेशन में तुमेरा गांव के पास 1-2 किलो की आईडी बरामद हुई। कंपनी परसों ऑपरेशन में निकली थी और रात में जंगल में विश्राम की थी, और सुबह जब वो पेट्रोलिंग से आ रही थी तो उनके सर्च पार्टी के द्वारा सर्च करने पर एक आईडी मिला, जो कि ज़मीन के नीचे दबा हुआ था, जो प्रेशर आईडी था। और मिलने के बाद तुरंत बीडीडी टीम को बुलाया गया और उसको वहीं पर निष्क्रिय करके डेमोलिश कर दिया गया।
सरकार और सीआरपीएफ के जवानों के प्रयास से अब बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र पूरी तरह सुरक्षित हो गया है। साथ ही विकास गतिविधियों को भी यहां गति मिलती दिख रही है, जो बदलते और संवरते भारत की तस्वीर है। डीडी न्यूज के लिए गढ़वा से विजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। पलामू एसीबी की टीम ने गढ़वा के रमना प्रखंड के मनरेगा बीपीओ प्रभु कुमार को 12,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। बीपीओ डोभा निर्माण कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने के एवज में रिश्वत मांग रहे थे। इसकी शिकायत एसीबी से की गई थी। इधर चतरा में पुलिस ने बहुचर्चित अंकित गुप्ता हत्याकांड मामले में 5 आरोपियों को पकड़ा है। इन लोगों ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है। प्रेम प्रसंग में ये हत्या हुई थी। गौरतलब है कि सदर थाना क्षेत्र के पत्थलदास मंदिर के पास बीते 20 मार्च की रात अंकित गुप्ता के साथ मारपीट हुई थी। इलाज के क्रम में उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना के बाद चतरा में लोग हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे थे। इसके बाद चतरा एसपी विकास पांडे ने मामले में एसआईटी का गठन किया था। अभिनेता अक्षय कुमार ने कहा है कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट 2025 के आयोजन से वैश्विक मनोरंजन उद्योग में एक बड़ा बदलाव आएगा। एक वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि ये समिट मीडिया और मनोरंजन के शीर्ष विचारकों का एक शानदार संगम होगा। You and I always knew the Indian way of storytelling. हमारे भारत की कहानियां दुनिया को हिलाने की ताकत रखती है, but it is time now that the whole world knows about it. India is the largest producer of films in the world. हम करीबन न करीबन 35 भाषाओं में कंटेंट बनाते हैं. Our audio visual content, our media landscape, our entertainment capabilities have the power to shake the world. And a milestone step in this direction is about to be taken. So guys, तैयार हो जाइए World Audio Visual Entertainment Summit के लिए. Waves 2025, the world's most powerful gathering of minds that will change the future of global entertainment right here in our country, Bharat. Watch out for it. Jai Hind. राज्य में न्यूनतम और अधिकतम तापमान लगातार बढ़ रहा है। मौसम विज्ञान केंद्र ने तापमान में और वृद्धि की संभावना जताई है। 4 दिनों में तापमान में और 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो सकती है। आगामी 31 मार्च तक मौसम के शुष्क बने रहने का पूर्वानुमान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मार्च को आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। ये मासिक रेडियो कार्यक्रम की 120वीं कड़ी होगी। कार्यक्रम के लिए लोग अपने विचार और सुझाव टोल फ्री नंबर 1800-117800 के माध्यम से दे सकते हैं। कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं, या फिर नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। और अब विधानसभा समीक्षा। विधानसभा में आज सरकार ने साफ किया है कि पिछड़ा वर्ग के लिए अलग से विभाग गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है। कांग्रेस के प्रदीप यादव के एक प्रश्न के उत्तर में मंत्री दीपक बिरुवा ने ये साफ किया। मंत्री ने बताया कि झारखंड सरकार के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग गठित और कार्यरत है। ये विभाग राज्य के एसटी, एससी और अल्पसंख्यक सहित पिछड़े वर्गों के विकास के लिए समर्पित और कृत संकल्पित है। विधानसभा में जैप आईटी के जरिए राज्य भर में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर की नियुक्ति और एजेंसी के चयन में अनियमितता का सवाल उठा। प्रदीप यादव ने सदन को बताया कि एजेंसी का चयन निविदा के आधार पर होता है, लेकिन निविदा में ऐसी शर्तें जोड़ दी जाती हैं जिसे राज्य की कंपनियां भाग ही नहीं ले पाती हैं।
प्रदीप यादव ने सरकार से पूछा कि क्या एजेंसी जो ऑपरेटरों की सैलरी से पैसों का हिस्सा ले रही है, इसकी जानकारी सरकार को है और शिकायत पर कितनी कंपनियों पर कार्रवाई हुई है। प्रभारी मंत्री रामदास सोरेन ने सदन को बताया कि निविदा के आधार पर मैन पावर सप्लाई का काम एजेंसी करती है। शिकायत मिलने पर कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। कंपनी के विरुद्ध शिकायत मिली थी, उसके खिलाफ कार्रवाई भी हुई है। मंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि विभागीय स्तर पर जांच कर 1 महीने के अंदर कार्रवाई करेंगे। प्रश्नोत्तर काल के दौरान जयराम महतो ने निजी कंपनियों में 75% आरक्षण का मुद्दा उठाया। विधायक नवीन जायसवाल ने भी पूछा कि आउटसोर्सिंग कंपनी को निजी कंपनी मानते हैं या नहीं। ऐसी क्या पॉलिसी बनाएंगे कि झारखंड के नौजवानों को निजी क्षेत्र में 75% आरक्षण मिल सके। मंत्री सुदीप सोनू ने कहा कि कानून रातों रात लागू नहीं हो सकता। हाईकोर्ट के आदेश से पहले कंपनियां आरक्षण का पालन कर रही थीं। आउटसोर्सिंग निजी कंपनी ही है। मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि आउटसोर्सिंग कंपनी निजी कंपनी ही मानी जाती है। पदाधिकारी ने अगर गलत रिपोर्ट दी है तो कार्रवाई की जाएगी। भोजना अवकाश के बाद कारखाना झारखंड संशोधन विधेयक 2025 और झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। इसके साथ ही विधानसभा की कार्यवाही कल पूर्वाह्न 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक पर लोकसभा में चर्चा का दिया जवाब। जन आकांक्षाओं की पूर्ति और विकसित भारत के लक्ष्यों पर सरकार का फोकस। झारखंड कारखाना संशोधन विधेयक तथा झारखंड माल और सेवा कर संशोधन विधेयक विधानसभा से पारित। सदन में लोकहित के मुद्दों की गूंज। बाबूलाल ने टेंडर आवंटन प्रक्रिया पर सरकार को घेरा। जवाबदेही तय कर पारदर्शिता की मांग। बोले करीबी लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए नियमों की उड़ाई जा रही धज्जियां। और चतरा में हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार। पलामू एसीबी की टीम ने गढ़वा के रमना प्रखंड के मनरेगा बीपीओ को 12,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा।